ठीक है। डेल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर, यानी उसका जो सिर है वो किसी दूसरे की संपदा है। यानी सिर माने उसके सोचने की शक्ति दूसरे की संपदा है। अगर सामने वाले ने कहा कि ऐसे करना है, ऐसे सोचना है, ये प्रोग्राम ऐसे बनाना है, तो वो ऐसे बनाना पड़ेगा उसको। यानी उसके पास ऑप्शंस नहीं है कि वो अपनी हैसियत अपनी शक्ति के हिसाब से चल सके। सब कुछ उसको दूसरों के हिसाब से करना पड़ता है। तो जैसे हेड शरीर का वो अंग है जिसमें मस्तिष्क होता है, जो सोच विचार एवं हर प्रकार के फैसले लेता है। कोई भी व्यक्ति कोई निर्णय परिस्थिति के मूल्यांकन के बाद ही लेता है। यानी आप भी कोई फैसला करोगे तो देखोगे भाई इस स्थिति में ऐसे ऐसे करना ठीक रहेगा, तो फिर आप डिसाइड करोगे कि मुझे ऐसे करना है। पर जब एल्यूमिना को अपने पर हावी, जो भी उसको डोमिनेट कर रही है, दबाव की इच्छा अनुसार निर्णय लेना पड़ता है, तब उसका सिर उसका नहीं होता। ऐसे उसको लगता है कि मेरा दिमाग मेरा ना होके तो सामने वाले का है, उसी के हिसाब से सोचना पड़ रहा है। तो इसी को हो जाता है क्योंकि उसका सिर किसी और की इच्छा के अनुसार निर्णय ले रहा है। इसके फलस्वरूप वह खुद को पहचानने की गलती करता है कि अरे मैं कौन हूं, मैं पत्नी हूं, मैं नौकरानी हूं या एक मशीन हूं, क्या हूं मैं। क्योंकि उसको ऐसे विचार इसलिए आने लगते हैं क्योंकि उसको अपनी जो प्रकृति है, जो अपना उसका नेचर है, उसके विरोध में काम करना पड़ रहा है। डेल्यूजन आइडेंटिटी एरर्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, इसलिए उसको ये आइडेंटिटी माने पत्नी, नौकर है तो नौकर है, क्लर्क है तो क्लर्क है, और बॉस है तो बॉस है। तो पर यहां तो उसको है पत्नी और बिहेव नौकरों वाला करना पड़ रहा है। तो ये कंफ्यूजन है। तो जितने भी ऊपर समूह के अन्य सभी रूब्रिक यदि ये दर्शाते हैं कि उसको उसका खुद का कोई व्यक्तित्व है नहीं, उसका सिर किसी और के हिसाब से सोचता है, उसकी आंखें वो देखती हैं जो दूसरा दिखाना चाहता है। मतलब यह है कि अगर कोई कहे भाई शाम हो रही है जी, रात हो गई है, अब पत्नी कहती है अभी कहाँ शाम हो गई, अभी तो 4 ही बजे हैं, तेरे को ज्यादा दिखता है, समझ नहीं आती, 4 बजे शाम ही तो होती है। अब उसको यही कहना पड़ेगा हाँ भाई शाम ही होती है, रात हो गई है। तो उसकी आंखें वो देखती हैं जो दूसरा दिखाना चाहता है। जैसे वह देखती है कि एक व्यक्ति अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, या फिल्म अच्छी नहीं है, या किसी जगह की सजावट बहुत सुंदर है, आदि आदि। अब वो अपने विचार प्रकट करना चाहती है, परंतु उन परिस्थितियों में उसे अपने पर हावी दबाव के अनुसार, मतलब या तो उसका पति हो सकता है या कोई और हालात हो सकते हैं, जैसे वो चाहता है वैसा ही उसको जाहिर करना पड़ता है। उसको लग रहा है घर की डेकोरेशन बड़ी अच्छी है जिस घर में वो गए हैं, पर उसका पति यार ये क्या है, कैसा स्वाद है इनका, कैसे गंदा सजा रखा है घर। अब वो ये नहीं कह सकती नहीं घर तो बड़ा अच्छा सजा हुआ है, यानी उसको दूसरों की इच्छा अनुसार ही बोलना पड़ रहा है। तो जैसे उसका कोई अपना व्यक्तित्व है ही नहीं, फिर उसे लगता है कि कुछ भी वास्तविक नहीं है, सच्चा नहीं है। वह एक पत्नी है पर उसे नौकर की तरह व्यवहार करना पड़ रहा है। तो वह कहती है कि बस मैं तो नाम की पत्नी हूं, वास्तव में तो पत्नी हूं नहीं। इसका मतलब है कि रियल में पत्नी नहीं हूं मैं, कहने की पत्नी रहेगी मैं तो बस। तो डेल्यूजन अनरियल, एवरीथिंग सीम्स अनरियल। जब ये लंबे समय तक दबाव बना रहता है उसके दिमाग पे, तो इस दबाव को हटाने या छुटकारा पाने के लिए उसके सारे प्रयास के बावजूद, यानी जितने भी उसने एफर्ट दबाव से, डोमिनेटिंग शक्ति से निकलने के लिए करे हैं, उसे ये एहसास दिलाता है कि ये हावी होने वाली शक्ति उसके साथ एक बीमारी की तरह हमेशा बनी रहेगी जिसका कोई उपाय नहीं है। यानी जो ये नेगेटिव फोर्स है जो उसको डोमिनेट कर रहा है, अब अपनी शक्ति तो उसने लगा के देख ली कि किसी तरह में हटा दो, हटा नहीं पाया है, तो उसको लगता है ये तो हमेशा ही बनी रहेगी। तो इसका रूब्रिक होता है डेल्यूजन डिजीज हैज इनक्योरेबल, यानी ये उसके बीमारी जो है ये एक लाइलाज समस्या है। यानी जो भी उसके ऊपर ये समस्या दिख रही है ना हावी होने वाली, एक लाइलाज है। डेल्यूजन वेडिंग ऑफ ए, तो वेडिंग क्या चीज होती है, यहां पर हावी होते दबाव को हम बीमारी भी मान सकते हैं जो कि उसे परेशान कर रही है। वेडिंग माने एक विवाह। तो यह किन्हीं दो चीजों का बड़ा मधुर सा मिलन या संगम होता है। जैसे उदाहरण के लिए गाने में संगीत और शब्दों का एक सुरीला मिलन है। तो यानी जो शब्द हैं गाने के, उनको संगीत के साथ जब मिलते हैं तो संगीत और शब्द दोनों इकट्ठे होकर चलते हैं तो उनका बहुत ही अच्छा प्रभाव आता है, अच्छा गाना बनता है। तो उसको कहते हैं कि
संगीत और शब्दों का वेडिंग हो गई है। कहते हैं अगर किन्हीं दो वस्तुओं का विवाह हुआ तो वह एक दूसरे से इतने करीब से जुड़ जाते हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं समझा जा सकता है। तो यहाँ डेल्यूजन वेडिंग ऑफ मतलब यह है कि अब उसका जो व्यक्तित्व है अपना, वो डोमिनेटिंग व्यक्ति के साथ ही जुड़ा रहने वाला है, अलग हटने वाला नहीं है। यानी उसे इसी डोमिनेटिंग हालात में रहना पड़ेगा। यानी उसे जो बीमारी लगी हुई है उसकी बीमारी तो जिंदगी और उसके साथ लग गई है, जैसे बीमारी के साथ ही उसकी शादी हो गई हो। अब रूब्रिक पूरा है डेल्यूजन वेडिंग ऑफ ए। सिर्फ वेडिंग नहीं है, ए भी साथ जुड़ा हुआ है। ए माने एक, तो यानी एक विशेषता हो गई उसके साथ। तो उसकी जो वेडिंग हुई है वो पूरे हालातों के हिसाब से नहीं हुई है, एक चीज के साथ हुई है, परेशानी के साथ। तो ये शब्द विषय को जिस ए माने क्या हुआ, तो ये शब्द विषय को जिससे वो जुड़ा हुआ है, संबोधित है, योग्यता प्रदान करता है। यहां डेल्यूजन ऑफ ए वेडिंग का मतलब है कि व्यक्ति अन्य किसी वस्तु, कार्य, व्यक्ति से नहीं जुड़ा हुआ है। यानी वहां तो अपनी मर्जी से करता है, लेकिन जहां डोमिनेटिंग फोर्स की बात आती है वहां उसको डोमिनेटिंग फोर्स के सहारे चलना पड़ता है। तो वो जो डोमिनेटिंग फोर्स है वहां उससे वेडिड है, लेकिन बाकी जगह तो अपने दिमाग से ही, अपनी शक्ति से ही चलता है वो। तो अन्यथा वो आजाद है, पर एक दबाव जो कि उस पर हावी होने वाला दबाव है, जो उससे अपनी इच्छानुसार कार्य करवाता है। जिसे बहुत करीबी से जुड़ी है, वह अपने आप को उससे दूर अलग नहीं कर सकती है। यह दबाव उसके साथ हमेशा बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। उदाहरण, यह बीमारी, रोग मेरे शरीर का हिस्सा बन गई है। मैं अपनी इच्छा से अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं आजादी से घूमना चाहती हूँ, पर घुटनों के दर्द की वजह से नहीं कर पाती हूँ। मुझे अपने सारे कार्य बीमारी या हालात के अनुसार ही करने पड़ते हैं, जैसे मैंने इससे विवाह किया हो। अब ये बुखार मेरे शरीर का अंग है, हिस्सा बन चुका है। जब तक यह बहुत तेज नहीं होता मैं इसे महसूस नहीं कर पाती हूँ। जब बुखार शुरू होता है तब मुझे भारीपन महसूस होता है। यह है मतलब यह है कि उसको बुखार बना हुआ है बहुत दिनों से, ठीक किसी भी हालत से ठीक नहीं हो पा रहा है। यानी अब उसको जब बुखार होता है तो फिर वो कुछ करने लायक नहीं बचती है। तो अब ये बता रही है कि भाई बुखार जब उतर जाता है तो अपनी मर्जी से कर पाती है, तो बुखार के दौरान तो बुखार के हिसाब से ही चलना पड़ता है। यानी जैसे बुखार उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है जिसका अब कोई इलाज नहीं है। वेडिंग हो गई और इनक्योरेबल डिजीज हो गई है। तो अब अभी जितने भी हमने रूब्रिक अभी तक देखे हैं, बहुत इतना लंबा तो लेक्चर हो गया, पर इसमें हमने बात तो बड़ी छोटी सी करी है। कैसे छोटी करी है कि एक व्यक्ति है जो अपने आप को कुछ समझता है, यानी अपनी शक्ति पे उसको भरोसा है, परंतु सामने जो हालात बने हुए हैं वो उसके ऊपर हावी हैं, और हावी वो अपने ऊपर होने नहीं देना चाहता, इसलिए उसका विरोध करता है। पर हालात इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं इसकी शक्ति के मुकाबले में कि उसको उसकी हालात के हिसाब से ही चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो यानी संघर्ष ही, अगर लेकिन उसने स्वीकारा नहीं है उसकी सत्ता को, तो संघर्ष ही करता रहेगा। तो जब संघर्ष करते रहेंगे तो हम टूटते हैं। जब टूटेंगे तो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की कमियां आने लगती हैं, क्योंकि संघर्ष में बहुत ज्यादा शक्ति हमारी खत्म हो जाती है। तो इसलिए कुछ रूब्रिक हैं जो इसमें दिखाए गए हैं कि उसके अंदर क्या क्या कमियां आने लगती हैं इस संघर्ष के बावजूद। इस संघर्ष के कारण कंसंट्रेशन डिफिकल्ट स्टडिंग, मैथमेटिक्स इन एबिलिटी कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स इन एबिलिटी फॉर जियोमेट्री, मैथमेटिक्स इन एबिलिटी फॉर एल्जेब्रा, memory weakness of memory proper names, memory weakness of memory thought for what he adjust, memory weakness of memory words of, mistake making speaking in, mistake making speaking in intent what he does not, mistakes making speaking in words misplacing words, mistake making speaking in words wrong words using, mistake making in time, mistake making in writing।
तो ये सारी कमियां उसके अंदर आ गई हैं इस संघर्ष को रहते रहते। तो इन सभी बढ़ती हुई कमियों की वजह से उसमें ऐसे लगता है कि जैसे तो एक तो मेरा दिमाग ही ना खराब हो जाए, एक पागलपन का डर पैदा हो जाता है। मतलब अंततः उसका दिमाग इतना सुस्त हो जाएगा कि वो कुछ भी ढंग से तर्क संगत सोचने लायक नहीं रहेगा। तो यह एहसास उसके लिए बिल्कुल डेथ के समान है, क्योंकि उसने तो हमेशा डोमिनेट और फ्री रहने की सोची थी, पर अभी तो उसके अंदर कमियां बढ़ने लग गई हैं। तो अब तो फिर कमी और उसके ऊपर कमी बढ़ेंगी तो शक्ति और हावी होंगी, तो ये उसके लिए मौत के समान है। तो यह एहसास उसके लिए मृत्यु के समान है, क्योंकि पहले वह बहुत बुद्धिमान, उत्सुक, फेस्टिडियस, हिम्मती, निडर, कॉन्टेम्पचुअस और हंसने वाला वाइवेशियस व्यक्ति था, पर अब वह इतना कमजोर हो गया है कि अपना वास्तविक व्यक्तित्व जाहिर नहीं कर सकता। यह उसके लिए दर्दनाक स्थिति है, डेथ, एगनी बिफोर डेथ। तो वो अपनी ऐसी स्थिति जहां वह अपना वास्तविक व्यक्तित्व जाहिर नहीं कर पा रहा है, बर्दाश्त उससे नहीं होती है। कई बार खुदकुशी करने का विचार उसके मन में आता है, परंतु अभी तक उसने हार नहीं मानी है, अतः वह खुदकुशी करना नहीं चाहता है और अपने दिमाग से इस ख्याल को निकाल देना चाहता है। रूब्रिक इसके दिखा रखे इन्होंने, फियर इम्पल्सिस ऑफ हिज ओन, ब्लड कैन नॉट लुक एट ब्लड, knife cannot look at knife, frighten easily, blood at sight of, hypochondriasis, suicide driving to, injuring himself, fear of left alone lest he should injure himself, sadness, suicidal disposition with, suicidal disposition, courage but lacks, suicidal disposition, sight of at the knife, she has horrid thoughts of killing herself though he avoids the idea, thoughts frightful, seeing blood or knife on, weary of life, sight of blood or knife at। तो ऊपर सभी रूब्रिक ये इशारा करते हैं कि वो अपनी जिंदगी से उकता गया है, क्योंकि उसे असहाय भावना खुद को मारने का आवेग पैदा करती है, और उसका आवेग किसी प्रकार के हथियार जिसका प्रयोग किसी की हत्या या मारने के लिए किया जा सके को देखकर और बढ़ जाता है, जैसे नाइफ हो गया। परंतु अभी भी उसने अपने पर से नियंत्रण पूरी तरह से खोया नहीं है, यानी अपनी इच्छा शक्ति से अपने को रोक तो सकता है वो, पर उसको लगता है कि कभी भी मैं अपनी इच्छा शक्ति से अपने को रोक नहीं पाऊंगा और कभी ना कभी अपने आप को मार बैठूंगा। अतः वह अपने इस विचार को क्रिया में सच में बदलने नहीं देता है, हालांकि उसके आवेग की तीव्रता इतनी जोरदार होती है कि वह खुद अपने आवेग से डरने लगता है। मतलब जो अंदर से लगता है कि ये कर लूं वो कर लूं, कि कहीं किसी न किसी दिन वह अपने आप को सच में ही ना मार डाले। अतः वह अकेला नहीं रहना चाहता, इसीलिए किसी का साथ चाहता है, ताकि आवेग के समय वह से खुदकुशी करने से रोक सके। उसकी ईर्ष्या और दुख इतना अधिक है और उस पर इतना हावी हो चुका है कि वो मुस्कुराना तक भूल गया, यानी हमेशा दुख ही रहता है। इसको कहते हैं स्माइलिंग नेवर। परंतु इस पर दबाव, यानी जो भी डोमिनेटिंग स्थिति है, पढ़ने से पहले वह बहुत प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति था, जो कि हर प्रसंग हर बात पर हंसता था, मजाक उड़ाता था, जैसे लाफिंग कॉन्टेम्पचुअस, यानी इस तो हर तरह का प्रभुत्व डोमिनेटिंग उसकी हंसने की प्रवृत्ति को कम कर देता है। जब भी उसका दिमाग खाली होता, अर्थात जब उसे अपने पर हावी दबाव की चेतना याद नहीं रहती, तब वह खुलकर जोर से हंसता है, यानी प्रसन्न हो जाता है वो, यानी अपनी जो नेचुरल पर्सनैलिटी है उसमें आ जाता है वो। अर्थात जब वह आजाद है तब बहुत प्रसन्न एवं प्रफुल्लित रहता है, परंतु जैसे ही उसके मन में हावी होने वाले दबाव का विचार आता है, उसकी सारी हंसी बंद हो जाती है। लाफिंग अल्टरनेटिंग विद स्पाज्म, लाफिंग अल्टरनेटिंग विद स्पाज्म। तो ये जो माइंड रूब्रिक में अब माइंड के चैप्टर में दिए हुए हैं वर्ड्स, उनको हम सामान्य जो शब्द हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी सूक्ष्म भावना के हिसाब से इसको समझेंगे, क्योंकि ये स्पाज्म माइंड के अंदर है, ना कि मसल्स में है। तो पर स्पाज्म का जो मतलब होता है वही माइंड के कॉन्टेक्स्ट में कैसे लगेगा ये समझने की जरूरत है। जैसा इसके शब्द को जरूरत है, ऐसा ही
रिपर्टरी में प्रयोग किए हुए हर शब्द को समझने की जरूरत है। तो ग्रॉस लेवल पे इसको नहीं समझ सकते। ग्रॉस से उसका मतलब हम एक अंदाजा लगाते हैं कि स्पाज्म का या इस शब्द का ये मतलब होता है, तो फिर उसको सूक्ष्म माइंड में कैसे लगाएंगे वो फिर आपको कला सीखनी होगी, जो कुछ बीच बीच में मैं रूब्रिक के माध्यम से सिखाता रहता हूं। तो स्पाज्म जो होती है एक ऐंठन होती है, अकड़न, अकड़न जैसे, इसको आस्फेक्स मरोड़ कहते हैं, एक लहर, एक मसल्स का अचानक से कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, संकुचन हो जाना, सिकुड़ जाना। और जब ये स्पाज्म आते हैं मसल्स में तो जनरली वो पेनफुल होते हैं, दर्द वाले होते हैं। तो इसलिए उस मसल्स की जो क्रिया है, जो काम जो मसल करती है, वो काम उसका वहीं का वहीं रुक जाता है। जैसे आपके पैर में स्पाज्म आ गया तो आप उस वक्त फिर उसको सारा ध्यान आपका पैर में चला जाएगा, वहीं पैर अकड़ जाएगा, उसको फिर आप चल फिर नहीं सकते सामान्य ढंग से। तो रूब्रिक में जो ये बताया है स्पाज्म, वो उसके मसल्स में नहीं है बल्कि माइंड में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उस वक्त उसका दिमाग जो है वो अचानक से किसी एक बात पर आकर अटक जाता है, उससे फिर वो उससे आगे पीछे नहीं बढ़ सकता। उसको कुछ आर्गुमेंट दो, यानी वो खुद सोचकर भी, खुद चाहकर भी, कुछ अपनी विल पावर लगाकर भी उस बात से आगे नहीं बढ़ सकता, वहीं अटक गया। तो इसको बताने के लिए एल्यूमिना के रूब्रिक हैं, किल डिजायर टू नाइफ विद ए नाइफ, किल डिजायर टू नाइफ साइट ऑफ ए एट दी गन और ए नाइफ। मतलब यह है कि उसकी इच्छा होती है चक्कू को देखते हुए कि मैं किसी को मार दूं। दूसरा, उसकी इच्छा होती है बंदूक देख के, चक्कू देख के कि मैं उसको मार दूं। मतलब मारने वाला कोई यंत्र देख के उसको इच्छा होती है कि मैं सामने वाले को मार दूं। अब आखिर के अंदर मारने की इच्छा क्यों होती है किसी को? क्योंकि आप कभी भी जो आपके प्यारे लोग हैं उनको आप मारते नहीं हो, उनका भला चाहते हो। तो जो आपके शत्रु हैं, जो आपको तंग कर रहे होते हैं, जो परेशान कर रहे होते हैं, जिनसे आप नफरत कर रहे होते हो, जिनसे आप बदला लेना चाहते हो, तो वो उनको मारना चाहते हो, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हो। और अगर आप में मारने का सामर्थ्य है तो फिर आप मार देते हो। लेकिन मारने का अगर सामर्थ्य नहीं है तो मन ही मन मिसमिसाते रहते हो कि इसको भी ये कर दो, इसको भी एक बार मिल जाए, बस अभी ऐसे मार दो, पर मार तो सकते नहीं। तो एल्यूमिना की यही तो समस्या है कि उसके ऊपर जो फोर्स है वो इससे ज्यादा शक्तिशाली है और उस शक्तिशाली फोर्स को ये हटाना चाहता है। तो अब हटा नहीं सकता, तो ये हटाने की इच्छा बनी हो, यानी उस शक्तिशाली फोर्स को जो इसको डोमिनेट करता है, जो इसके ऊपर आधिपत्य जमाया हुआ है, उसको हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है ताकि ये लिबरेट हो जाए, आजाद हो जाए, मुक्त हो जाए और अपनी मर्जी के हिसाब से ये काम कर सके। पर इसमें इतनी शक्ति नहीं है क्योंकि जो एल्यूमिना होता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत मेटल नहीं है, तो मजबूत ये होता नहीं है, इसलिए उस शक्ति को मारने की इच्छा के सिवा कुछ कर नहीं सकता है। पर ये बेबसी नहीं होती, ये इच्छा ही बनी रहती है। तो उसकी इच्छा अपने ऊपर हावी होने वाले दबाव को मारने की होती है, न कि अपने आप को मारने की होती है। ये नहीं होता कि वो खुद को मारना चाहता है। तो बंदूक, चक्कू या कोई और औजार जिसका इस्तेमाल किसी को मारने के लिए किया जा सके, उसको देखकर उसके अंदर ये इच्छा उत्पन्न होती है कि अब तो मौका है, मार दो। तो ये जरूरी नहीं है कि चक्कू देख के और गन देख के ही होगी। मौका देखना, ये मौका है किसी की हत्या करने का, बदला लेने का, अपने ऊपर से डोमिनेंस को हटा देने का, वो नाइफ और गन के रूप में इस रूब्रिक में दिखाया गया है। तो अब गन और नाइफ का सूक्ष्म रूप समझा हमने कि आखिर गन और नाइफ को देख के क्यों होती है। तो रूब्रिक के पीछे हमेशा छुपी हुई भावना को देखना चाहिए कि आखिर किसी ऑथर ने क्या सोचा होगा उस मेडिसिन की पूरी पर्सनैलिटी से कि वो उसमें कुछ नाइफ के रूप में दिखाया, कभी गन के रूप में दिखाया। तो यहाँ
गन और नाइफ का मतलब हुआ वो इच्छा, वो मौका जो सामने से डोमिनेशन को हटा सके, पर हटाने की शक्ति नहीं है, इसलिए डोमिनेशन में रहना एलिमिना की मजबूरी है। तो उसकी ये इच्छा खुद को हावी होते दबाव से छुटकारा पाने की तीव्र उत्तेजना को दर्शाती है। अब ये जो इच्छा है आवेग के रूप में उसके मन के में आती है, अचानक आती है, क्योंकि उसका क्या देखते ही डिजायर टू किल नाइफ एट द साइट ऑफ, यानी उसको देखा और मारने की इच्छा पैदा हो गई। यानी अब उसके दिमाग में एकदम स्पाज्म आ गया, एकदम जकड़न आ गई कि नहीं इसको मारो, यहीं अटक गया जैसे कहना चाहिए दिमाग। अब उससे मुक्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके अंदर मारने की भावना तो बहुत तेज है ही, तो इसलिए इसको स्पाज्म कहेंगे। तो ये सारे रूब्रिक एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, मिले हुए होते हैं, यानी है कि सब रूब्रिक आइसोलेटेड नहीं होते हैं। तो अतः इस स्थिति से बचने के लिए वो अन्य लोगों के साथ रहना चाहता है। कुछ रूब्रिक मूत्र त्याग यानी यूरिनेशन से संबंधित भी हैं। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भौतिक क्रियाएं सिर्फ भौतिक शरीर के संबंध में नहीं होती हैं, अतः हमें उन भौतिक क्रियाओं जैसे खांसी है, यूरिनेशन है, मूत्र त्यागना, पसीना, सिहरन माने कपकपी, गर्मी, मासिक धर्म आदि का सूक्ष्म मन यानी माइंड से क्या रिलेशन है, उस अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे अभी मैंने ऊपर समझाया है कि स्पाज्म का क्या अर्थ है। तो रूब्रिक नीचे है, स्टार्टेड यूरिनेटिंग ऑन बिगनिंग टू, एंजाइटी यूरिनेशन बिफोर, फियर वेट हिज बेड फियर ही विल। तो इन सभी शब्दों को अगर हम देखें, यूरिनेशन की भी अलग अलग संदर्भ में विभिन्न अर्थ होते हैं। ऐसा नहीं कि यूरिन का मतलब यही है कि आपको पेशाब आया और आप पेशाब जाके आपने कर दिया, तो केवल उतना ही नहीं है ये। तो यूरिनेशन शब्द का अर्थ सिर्फ मूत्र त्याग करना नहीं है। जब हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय है, मूत्र से भरा होता है, तब हम बड़े बेचैन होते हैं। हमारा सारा ध्यान भरे हुए मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर पे लगा रहता है और हम कोई भी कार्य कर नहीं पाते। कोई भी कार्य भी अगर कोई कर रहे हैं तो ध्यान हमारा सिर्फ इसी बात को लगा है कि मेरे को यूरिन जाने का प्रेशर बना हुआ है, तो पूरा ध्यान उधर है। यानी उस इच्छा ने हमारे दिमाग को अब जकड़ लिया है, यानी उसमें एक स्पाज्म आ गया है। तो इसके जो इंपल्स पे हावी रहता है, यानी यही हालात अन्य स्थितियों में भी होता है। तो अपने ऊपर जो प्रभुत्व का एहसास है उससे छुटकारा पाने की तीव्र इच्छा, मतलब अपने आप को आजाद करना, तनाव मुक्त करना, अपनी इच्छा से चलना। तो दूसरी तरफ जब हम पेशाब कर लेते हैं तब हमको बहुत आराम मिलता है, फिर हमारा ध्यान उस यूरिन वाले से हट जाता है और हम मुक्त हो जाके दूसरे काम कर सकते हैं। तो अब यहां भी वही है, स्टार्टेड यूरिनेटिंग और बिगनिंग टू यूरिनेट, कि पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उससे पहले ही है कि भाई मेरा पेशाब तो नहीं निकल जाएगा। यानी वो कंट्रोल नहीं है सेल्फ पे कि वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, यानी डोमिनेशन को हटाना तो चाहता है। भावना सारी एक ही है, सब रूब्रिक की सूक्ष्म भावना एक ही स्तर पे होती है, यानी पूरी दवाई 2-3-4 सेंटेंस में सिमट के रह जाती है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी टेंशन भरी चीजें हैं, जो इसको टेंशन क्रिएट कर रही हैं, जो इसके दिमाग पर हावी हैं, एलिमिना उन हावी होने वाली चीजों से मुक्त होना चाहता है और मुक्त होके बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना चाहता है। तो ऐसा जैसे ही उसको टेंशन फ्री होने का मौका मिलता है वो उस काम को कर देना चाहता है, पर कर नहीं पाता। यह समस्या है, ना उसमें सामर्थ्य है और ना ही जो शक्ति जो भी है उससे लड़ने की ताकत है। तो दूसरी तरफ जब हम पेशाब कर लेते हैं बहुत आराम मिलता है, तो सामान्यतः हम वाक्य इस्तेमाल करते हैं कि मैं अपने आप को हल्का करके आता हूं। मतलब जब पेशाब करना होता है तो हम कहते हैं चलो हल्का होके आता हूं, हल्का हो गया हूं, और तब तक आजाद रहता है जब तक कि मूत्राशय दोबारा से भर नहीं जाता। तो अगर हम इस भावना को उपरोक्त रूब्रिक से जोड़ें तो रूब्रिक की निम्न रूप में व्याख्या कर सकते हैं। अभी मैं एक एक करके समझाता हूं। एंजाइटी यूरिनेशन बिफोर,
इसका मतलब है कि जैसे ही वह अपने पर हावी दबाव से छुटकारा पाने की तय करता है, यानी एक डिटर्मिनेशन करता है कि अब जो शक्ति मेरे पर हावी हो रही है, चाहे वो उसका बॉस हो, उसकी पत्नी हो, उसका पति हो, उसका पड़ोसी हो, या उसका पेन हो, दर्द हो, बीमारियां हो, कोई तनाव हो, वगैरह वगैरह कुछ भी हो, जैसे ही वह इसके परिणाम को लेकर बहुत दुखी हो जाता है कि यह आजाद होने का समर्थ होगा, तो उसकी हालत पहले से भी बुरी हो जाएगी, क्योंकि उसे अपने आप पर हमेशा यकीन नहीं होता है कि वो अपने आप को आजाद करने में समर्थ होगा भी या नहीं होगा। तो अगर हम मूत्राशय के भौतिक लक्षण देखें तो हमारी पेशाब की थैली भरी हुई है और पेशाब करने की तीव्र इच्छा भी हमारे को हो रही है, कि मतलब हम उसको खाली करना चाहते हैं, उस पर दबाव को बढ़ाने वाले स्रोत को हटाना चाहते हैं, क्योंकि भरे हुए मूत्राशय की जो हमारे अंदर प्रेशर बना हुआ है वो हमारे सोच पर हावी रहती है, सारा दिमाग उसी पे रहता है। तो परंतु बहुत जोर डालने पर भी बहुत कम या बिल्कुल पेशाब नहीं आ रहा है, तो जिससे उसे जरा सा भी आराम नहीं मिल रहा है। इस नतीजे को हम एल्यूमिना का साधारण भावना से भी जोड़ सकते हैं, कि जो ऊपर सारी बताई है मैंने, मतलब कि अपने ऊपर हावी होते दबाव को हटाने में अक्षम है। अक्षम मतलब ताकत नहीं है कि हटा दे, क्योंकि एल्यूमिना में उसे हटाने की ताकत नहीं बची। यही कारण है कि उसका पेशाब करने से पहले की चिंता शुरू हो जाती है। स्टार्टल, स्टार्टल माने चौंका देना, यानी किसी को इस पर अचरज होना, अचंभे में डालना, कि उसे हल्का सा सदमा लगे, वो डर जाए, परेशान हो जाए, सावधान हो जाए, इन सब बातों को स्टार्टल कहते हैं। जैसे बंदूक की आवाज ने घोड़े को चौंका दिया, वह अपने मरीज का बुखार का चेहरा देखकर चौंक गया, अरे इतना बुखार है। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे पेशाब निकला तो उसकी शुरुआत में ही वो चौंक गया, का मतलब हुआ कि पेशाब करने की क्रिया उसको भयभीत कर देती है या उसको किसी तरह के होने वाले खतरे को दर्शाती है। तो स्टार्टर का दूसरा अर्थ होता है किसी खतरे का आभास होते ही उसको जल्दी से उसके लिए कुछ करना। चौंक गया, अरे चौंक के उठा, अरे 5 बज गए, अरे उठो यार उठो, चलो अब तो मेरे को काम करना है, तो वो स्टार्टर हो गया। मतलब 5 बजने का एहसास आते ही उसके अंदर कुछ करने की एक बहुत तीव्र इच्छा कहना चाहिए, एक या तीव्र जरूरत उसको महसूस होने लगी कि अब एक क्षण भी मैं डिले नहीं कर सकता, अब तो करना ही पड़ेगा, तो वो स्टार्टेड भी होता है। तो इसलिए जब मूत्राशय भरा है तो उसे पेशाब करने की तीव्र इच्छा हो रही है, मतलब इच्छा के प्रभुत्व को हटाना और उसे आराम पहुंचाना, उसे तुरंत खाली करने में कठिनाई हो रही है, मतलब प्रभुत्व का हटाना और आराम पाना, ढीला छोड़ना, आजाद पंछी बनना, ये सब होना चाहता है। यह उसे अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में अचानक से भयभीत कर देती है और अपने पर प्रभुत्व को हटाने में वो असमर्थ है। तो उसके चौंकाता सिर्फ एक ही चीज है, इच्छा है, सामर्थ्य नहीं है, ये है सारा उसका जो फील है। तो लाक्षणिक रूप से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जब वह प्रभुत्व यानी बीमारी का, किसी स्थिति का, किसी व्यक्ति का को हटाने में अपने आप को असमर्थ पाता है, तब वो एकदम भयभीत होता है, घबरा जाता है, अरे मैं कैसे करूंगा, इस तो इतनी दयनीय स्थिति में हूं मैं, तो वो दोबारा आजाद मुक्त कैसे होगा। ये डर उसकी गहन चेतना से पैदा हुआ है कि वह हमेशा किसी के प्रभुत्व में ही रहेगा, जो कि एल्यूमिना रोगी को कभी भी पसंद नहीं आता है। एक और रूब्रिक है, फियर वेट हिज बेड फियर ही विल इज इक्वल टू इनकॉन्टिनेंस इन बेड। तो इनकॉन्टिनेंस मतलब SIM, प्राकृतिक निकास। इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप से हम अपने शरीर में से चीजें निकालते रहते हैं, जैसे पेशाब निकालना, टॉयलेट जाना, तो इस चीज की कमी, यानी हम जब इच्छा होती है पेशाब करने की तो उसको हम जितनी देर भी चाहें बहुत देर तक कंट्रोल कर सकते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं होता, वो कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका अपने आप ही निकल जाता है। इसका दूसरा वर्ड, इस रूब्रिक का दूसरा वर्ड है टू वेट दी बेड, बिस्तर में पेशाब करना जबकि वो सोया हुआ है। सोया हुआ मतलब अब सोए हुए आदमी को होश होता नहीं है, तो उस वक्त पेशाब निकल जाता है, तो इसका मतलब है कि अपनी अनकॉन्शियस में ये उसको निकाल देता है, पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाता अपनी हरकतों को। तो इसका मतलब है कि वो अपनी हरकतों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसका नियंत्रण अपने आप पे भी नहीं है, और अनजाने में उससे कुछ वो क्रियाएं हो जाती हैं जिन्हें वो नहीं करना चाहता। तो जब कोई जागृत अवस्था में होता है
तब उसका पेशाब करना, उसका टॉयलेट जाना, उसकी क्रियाओं पर पूरा नियंत्रण होता है और अपनी इच्छा अनुसार वो पेशाब कर सकता है, टॉयलेट जा सकता है। पर जब सोते समय जो पेशाब की इच्छा बहुत तेज होती है तो उसकी मर्जी के बिना होती नहीं है, तो फिर वो निकल जाता है। मतलब ये जागते समय तो नियंत्रण होता है, पर सोते समय हमारा नियंत्रण उस पे से, मतलब जिसको ये समस्या है उसका हट। जैसे बच्चे बिस्तर में पेशाब कर कर बिस्तर गीला कर देते हैं, पर दिन में वो नहीं कर पाते हैं जब जागते हैं। तो दिन में जागते समय तो उनका नियंत्रण उस पर होता है, लेकिन रात को सोते समय नियंत्रण हट जाता है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही उसका अपनी शक्ति हटी तो उसका नियंत्रण भी अपनी जो एक्शंस हैं उन पे से हटता है। परंतु जब कोई सोते वक्त बिस्तर में पेशाब कर देता है तो इसका मतलब है कि उसकी इच्छा शक्ति का इस क्रिया पर नियंत्रण नहीं बचा है। मतलब ये क्रियाएं अपनी इच्छा अपनी मर्जी से चल रही हैं। मतलब यह इस ओर इशारा करता है कि व्यक्ति इन प्राकृतिक शारीरिक घटनाक्रम से कमजोर है, या वो जो भी बाहर की कंडीशंस हैं वो उस पर हावी हो जाती हैं जैसे उसका ध्यान हटता है। तो सोते वक्त व्यक्ति अपने आसपास की चीजों के प्रति सचेत नहीं होता है, अतः उन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो अपने आसपास की चीजों पर नियंत्रण रखने के लिए व्यक्ति को अपने आप को जागृत अवस्था में रखना पड़ेगा। मतलब उसका पूरा ध्यान उस स्थिति या हावी होने वाले दबाव पर होना चाहिए जो शक्तियां उसको डोमिनेट कर रही हैं। तो एल्यूमिना का प्रेशर पूरा टेंशन पूरा उन शक्तियों पर होना चाहिए, तभी उनके ऊपर से कार्य कर सकता है, नहीं तो वो। अब इसमें जैसे एक एग्जांपल देता हूं, उसको कैसे माइंड को फिजिकल में लेके आए हैं। जैसे वो कहते हैं मेरी स्किन पर बहुत तेज खुजली होती है और मैं उसको खुजलाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी स्किन फट जाती है तो उसमें से खून निकलने लगता है, जो कि खुजली से ज्यादा दर्दनाक है। खुजली तो फिर भी सह लूंगा, लेकिन जब खुजा के स्किन फटेगी तो वो पेन बहुत ज्यादा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना पूरा ध्यान खुजली पर लगा के रखता हूं कि मैं इसको ना खुजाऊं, नहीं तो फटेगी तो दर्द ज्यादा होगा। तो यानी अभी वो अवेकन अवस्था में, जागृत अवस्था में है, तो उस डोमिनेशन खुजली का जो उस पर हावी हो रही है खुजली, उसको वो नियंत्रण में रखे हुए, नियंत्रण में अपने करे हुए है कि वो खुजला नहीं रहा। परंतु जब उसका ध्यान कहीं और चला जाएगा किसी भी वजह की से, तो फिर वो अचानक खुजा लेगा। अरे याद ही नहीं रहता, मैंने तो खुजा लिया, अब तो फट गया। जैसे वो सोते समय हुआ, कहीं और बात चली गई, कहीं और ध्यान चला गया तो उसने खुजला लिया। तो अब उसको हमेशा ही डर बना रहता है कि कहीं मेरा ध्यान कहीं और जाए और मैं इसको खुजा ना लूं, यानी कुछ ऐसी चीज ना कर लूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए। ये उसको डर एल्यूमिना का जो बेसिक बना इन सारी बातों से, अगर इसको ऊपर जितना भी मैंने समझाने की कोशिश करी है, उसका एक दो सेंटेंस में जीस्ट बनाना होता है हमको, हर रूब्रिक का या बहुत सारे रूब्रिक का मिला के। तो इस सारी भावनाओं का जीस्ट एक ही बना कि एल्यूमिना को डर ये बना रहता है कि जिस क्रिया को वो नहीं करना चाहता, जो कि उस करने से उसको नुकसान होगा, तो वो सारा ध्यान उस क्रिया पे उसको लगा के रखना पड़ता है। तो अब उसको ये लगता है कि अगर मेरा ध्यान कहीं और चला गया किसी भी वजह से, तो कहीं मैं इस क्रिया को ना कर बैठूं। खुजली रोक रहा है, पूरा टेंशन लगाना पड़ता है अपने आप पे खुजली रोक ना करूं, लेकिन अगर ध्यान कहीं और चला गया तो मैं खुजला लूंगा, मेरे को याद भी नहीं रहेगा मैंने खुजला लिया है। तो ये काम एल्यूमिना नहीं करना चाहता। तो अब इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन को हमने कहां पर सूक्ष्मता में उतार दिया है। तो यानी एक चीज का अगर हम सूक्ष्म मतलब समझते हैं तो उसको बहुत हर फील्ड में लाइफ के फैला सकते हैं। तो दवाई का चुनाव बहुत आसान हो जाता है, फिर हमको मरीज को ज्यादा कुरेदना नहीं पड़ता, उसकी एक दो बातों से ही हम चीजों को समझ जाते हैं। एक और रूब्रिक है इसमें, कैलकुलेटिंग इन एबिलिटी फॉर जियोमेट्री। कैलकुलेटिंग का मतलब होता है कि हिसाब किताब लगाना, 2 + 2 4 हो गए, फिर उसमें से 1 रुपया चला गया तो फिर मेरे पास 3 रह गए, फिर मैंने उसको 3 का ये कर लिया, तो फिर एंड रिजल्ट भी मेरे पास आज 50 पैसे ही रह गए। तो यानी सबका जोड़ घटा गुणा भाग आगा पीछा जैसे कहना चाहिए, सोच समझ के कि आखिर में भाई रिजल्ट तो ये आएगा, तो उसको कहते हैं कैलकुलेटिंग।
तो अब ये कैलकुलेशन की शक्ति इसमें है नहीं, यानी ये कैलकुलेट कर नहीं सकता कि एंड में भी इसके मेरी क्रियाओं का परिणाम क्या होगा। तो पर रूब्रिक है फॉर ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या होगी, उसको हम ज्योमेट्री को हिंदी में कहते हैं रेखा गणित। तो ये गणित की वो शाखा है जो बिंदु हैं, मतलब पॉइंट्स हैं, लाइंस हैं, एंगल्स हैं, सरफेस हैं, क्यूब्स हैं, उन सब का माप तोल करने से संबंधित है ये साइंस। तो उन तत्वों के बारे में पढ़ाई करना, तो इसको कहते हैं हम लोग जियोमेट्री। तो अब हम रेखा गणित में हम कुछ कल्पना करते हैं और फिर जो हमने कल्पना करी है उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैं कल्पना कर रहा हूं ये ठीक है या नहीं ठीक है। तो एल्यूमिना रोगी कोई भी बात इशारे में नहीं करता है, या कोई उसे किसी इशारे में संकेत देना चाहे तो फिर वो समझता नहीं है। वो ये कर लेना, अब उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि ये क्या कहना चाहता है। तो ये एल्यूमिना की समस्या होती है। उदाहरण देते हैं, अगर आपसे कहे कि तुम सिगरेट पीना नहीं छोड़ोगे तो कोई भयानक बीमारी तुम्हारे अंदर पनप सकती है, तो वो नहीं समझेगा कि आप उससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। आप उससे बता रहे हो भाई सिगरेट पीते रहोगे तो कैंसर हो जाएगा, फिर मर जाएगा, पर आपने उसको साफ साफ नहीं बताया। आपने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर आप सिगरेट पीना नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें कुछ और बीमारी हो सकती है। तो इसको नहीं समझ आया कि आप उसका इशारा कैंसर की तरफ कर रहे हो। तो ये एल्यूमिना की इनएबिलिटी है चीजों को समझने की। तो इसका मतलब हो गया कि एल्यूमिना को हमें बिल्कुल उसके साथ सीधी सपाट बात करनी पड़ती है, उसको इशारों में बात नहीं समझ आती है। अच्छा, जब वह किसी से बात करता है तो भी फिर स्पष्ट ही करेगा ना, क्योंकि उसको घुमाना फिराना आता नहीं है। तो संबंधित अधिकारी से एक स्वर में उसने किसी भी भावना को मिलाए बिना बोलता है। वह कहेगी कि मुझे स्तन कैंसर है, क्या आपके पास इसके लिए कोई औषधि है? सीधा सीधा साफ साफ बोल दिया उसने। तो इस रूब्रिक और है इसमें, मैथमेटिक्स इन एबिलिटी फॉर एल्जेब्रा, मैथमेटिक्स इन एबिलिटी फॉर ज्योमेट्री। तो जो साफ साफ बोलने की बात है वो होती है प्लेन ट्रूथ। तो इसमें इतना लंबा जो वीडियो मैंने बनाया है, हालांकि अभी इसके इतने रूब्रिक हैं, उनको सबको एक्सप्लेन करें तो बाद में सबकी भावना एक ही निकल के आती है कि एल्यूमिना रोगी अपने ऊपर पड़ने वाले डोमिनेशन, यानी जो उसको उसकी मर्जी के हिसाब से ना चलने दे, वो इसको पसंद नहीं करता है। पर हालात ऐसे हैं कि उसको उसी डोमिनेशन के अंदर चलना पड़ता है, और वो हर हालत में समय समय पर जब भी मौका मिलता है इस डोमिनेशन से मुक्त होने की कोशिश करता है, परंतु कर नहीं पाता है। इसलिए हर प्रयास के बाद उसकी हिम्मत थोड़ी सी टूटती है, और धीरे 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 जितनी बार भी वो प्रयास करेगा और असफल होगा, उतनी ही हिम्मत ज्यादा टूटेगी, और आखिर में वो बिल्कुल निराश हो जाता है कि अब हालात बदल नहीं सकते। इसी को हम कहते हैं बिल्कुल डिस्करेज हो जाना, कि अब तो मेरे साथ ये जो भी समस्या है ये लगी हुई है, इसीलिए उसको कहते हैं डेल्यूजन वेडिंग। तो एल्यूमिना अभी कुछ हद तक आपको समझ आई होगी। अब आप एक मामूली सी, जो पहले छोटे क्षेत्र में हम यूज करते थे एल्यूमिना, अब इसको आप जुकाम से लेके कैंसर तक हर फील्ड में रोगी के बताए हुए कुछ ही वाक्यों के आधार पर या उसकी भावना को देखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यही इस जो मैं समझा रहा हूं मेथड, यही इसकी खूबी है, और यही असली होम्योपैथी है। क्योंकि होम्योपैथी में हमेशा हमें फर्स्ट ईयर जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमेशा पढ़ाया जाता है कि भाई अगर आपको एक मेंटल भी स्ट्रॉन्ग मिल जाता है तो फिर बाकी सारे रूब्रिक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वही उसकी दवाई है, वो इसको क्योर करेगी। और यहां तो मैं पूरा मेंटल के अलावा कुछ बात आपसे करता ही नहीं हूं। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस दवाई की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, तो वो समझना है। और पर्सनैलिटी तो देखते ही समझ आ जाती है मरीज की, सामने जब भी आएगा कोई भी इंसान तो देखते ही झलक में ही समझ आ जाती है, तो प्रिस्क्रिप्शन आसान हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि इससे वीडियो को बार 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 देखें, क्योंकि ये जो भी मैं भाषा बोल रहा हूं ये आसानी से आपको समझ आने वाली नहीं है।
क्योंकि इस किस्म का वीडियो आपने पहले देखा नहीं है, कॉलेज में पढ़ा नहीं है, आपकी सोच वैसी नहीं, और किसी दूसरे से सीखना भी इंसान की प्रवृत्ति होती नहीं है, क्योंकि उसको तो लगता है कि वो जानता है। तो इसलिए इसको जब आप ये सोच के सीखेंगे कि ये कुछ गहन बात है और मुझको सीखनी है, मेरे लाभ के लिए है, तो बार 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 इन वीडियोस को देखेंगे, तब धीरे 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 करके चीजें समझ आने लगेंगी। आखिर मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, इतना आसान ये नहीं है, पर एक बार अगर इसको समझ आने लगेगी और मरीज आपके चमत्कारिक ढंग से ठीक होने लगेंगे, तब होम्योपैथी को आप बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाएंगे अपने क्लिनिक में, जो कि ऑलरेडी होम्योपैथी ऊंचे लेवल पर ही है। पर क्योंकि हमको उसकी सूक्ष्मता और गहनता आती नहीं है, इसलिए फिर हम तुक्के लगाते हैं, की नोट पे जाते हैं, कभी महजम देखते हैं, तो कभी कुछ देखते हैं, तो कभी कुछ देखते हैं, तो कभी रेमेडी के 1000 रूब्रिक देखते हैं, तो कभी ऑर्गन रेमेडी देते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे सब तुक्के मार के होम्योपैथी आज तक चल रही है। कभी हम कहते हैं प्रोफाइलेक्ट ढूंढ लेंगे, कभी जेनस एपिडेमिकस ढूंढ लेंगे, जो कि ये होती नहीं है, क्योंकि आज वर्तमान युग में मेडिकल साइंस में जीनस एपिडेमिकस नाम की चीज कोई बनेगी नहीं। प्रिवेंटिव होम्योपैथी में हो नहीं सकता, क्योंकि पूरे समाज में अगर एक दवाई, एक बीमारी फैलती है आसपास के एरिया में या पूरे वर्ल्ड में भी फैलती है, तो भी इतनी वैरायटी के लोग होते हैं, उनकी रिएक्शन उस बीमारी के लिए बिल्कुल अलग अलग होती है। तो सिम्टम अलग अलग हुए, जब सिम्टम अलग अलग होंगे तो दवाई एक कैसे हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। और सिर्फ अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए हम जो कहते रहते हैं कि अब हमारी ये कोरोना वायरस आ गया तो अब आर्सेनिक दे दो, आर्सेनिक प्रिवेंटिव है, बिल्कुल नहीं है प्रिवेंटिव, किसी भी तरह से प्रिवेंट नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इसको समझ लेना चाहिए। हमें कॉम्प्लेक्स नहीं ढूंढना अपने अंदर, हमें अपने अंदर अपनी लिमिटेशंस ढूंढनी है कि हमारी पैथी करती क्या है। वो अगर हमें समझ आ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, फिर हम झूठ मूठ में किसी के सामने अपनी शेखी नहीं बजारेंगे और कल को अपमानित नहीं होंगे। तो मैं लेक्चर थोड़ा फालतू भी देता हूं, पर ये जरूरी होता है। धन्यवाद।